नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या था? इक्वल नंबर ऑफ equivalent of reactant is consumed and equal number of equivalent of product are formed. This is called law of equivalence. अब मोल कंसेप्ट की तरह अपने को बैलेंस करना और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं रही है। अपने को सिंपल क्या करना है कि भाई इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आपको बताया गया है। मोल इंटू एन फैक्टर और एन फैक्टर हर चीज़ का निकालना सिखा दिया है। अब इसी के अंदर ठीक है हम आगे क्वेश्चन वगैरह वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या क्या यूज होगा वो देख लें। सबसे फर्स्ट हम जैसे देखें कोई एक रिएक्शन आपको दी जाए कि ए प्लस 2b फॉर्म C प्लस 4d। इक्वलेंट आपको दे रखा है कि इसका 2 इक्वलेंट और इसका 3 इक्वलेंट। फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, find equivalent of C D formed। C और D का कितना बना और equivalent of excess reagent। अब देखेंगे इक्विवेलेंट में आपको कोफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं देखना है। ठीक है, इसका 2 इक्विवेलेंट और इसका 3 इक्विवेलेंट है तो ये क्या बोला जाएगा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक, अब ये बता रहा है कि इसका 2 इक्विवेलेंट जाएगा तो इसका भी 2 ही जाएगा, इसका 2 बनेगा और इसका 2 बनेगा। कोफिशिएंट 4 है तो वो मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई जरूरत नहीं कोफिशिएंट की। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो लिमिटिंग रिएजेंट LR वो क्या है, वो आपका A है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है C का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C, कितने इक्विवेलेंट बनेगा 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D का भी उतना इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सेस रिएजेंट का कितना इक्विवेलेंट बचेगा। एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका, देखोगे एक्सेस जो रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट B है। एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, B होगा। 3 इक्विवेलेंट से 2 चला गया, कितना बचा 1 इक्विवेलेंट। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। यहाँ से मोल भी निकाल सकते हैं यदि अपने को एन फैक्टर दिया होता, तो इस क्वेश्चन में तो अपने को एन फैक्टर कोई आइडिया नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे आगे इसी पे हम क्वेश्चन करें, NaOH प्लस H2SO4 फॉर्म Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं दिया गया और बोला गया है इसका 2 मोल है और इसका 3 मोल है। सेम वही क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ये आपको बताना। इस रिएक्शन का बैलेंस कर सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन अपने को बैलेंस ना करके भी इसको हम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, बैलेंस नहीं की, इसका 2 इक्विवेलेंट हमने मोल दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर क्या होता है NaOH का, एक OH है तो 2 इंटू 1। H2SO4 2 H है, कितना H दिया है, रिएक्शन सामने लिखी है, कितना H दिया है भाई, इसमें 2 H दिया है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कितना इक्विवेलेंट बचेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिमेनिंग। 2 इक्विवेलेंट गया तो कितना बचेगा 4 इक्विवेलेंट। मोल्स निकालने आ जाते तो मोल्स, ठीक, मोल्स ऑफ B रिमेनिंग कितना रह गया, इक्विवेलेंट आपको दिया गया है। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हो भाई, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स इंटू एन फैक्टर जो होता है वो किसके बराबर होगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर जो होगा आपका इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मोल्स ऑफ B इंटू एन फैक्टर ऑफ B इंटू एन फैक्टर ऑफ B इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ B इक्वल टू किसका, 4। ये आपको पता है कि ये 2 है, ये आपको निकालना है। मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू 4, तो आप देखोगे मोल्स ऑफ B, कितना मोल्स B का बच गया, यहाँ से निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा 2, तो 2 मोल बच गया। कितना मोल कंज्यूम हुआ, 1 मोल कंज्यूम हो गया। ठीक, आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो।
और इस क्वेश्चन का मोल कंसेप्ट से करो। हर एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर सकते हो जो मोल कंसेप्ट से होगा, और मोल कंसेप्ट वाले को इक्विवेलेंट से कर सकते हो। फिर भी दोनों में जो बेटर मेथड है वो मोल कंसेप्ट है, लेकिन मोल कंसेप्ट के लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। लेकिन जो एग्जाम होते हैं, जैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, स्पेशली नीट या जेई में जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, आपको क्या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए कि फटाफट आप क्वेश्चन सोल्व कर दो। मोल कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो आपको आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, ये है। अब इसी के अंदर आपको एक छोटी बात बताता हूं, क्या होता है, एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, जब रिएक्शन एंड हो गई हो, एंड पॉइंट। ठीक, लिखे एंड पॉइंट। और इसी का दूसरा नाम हम यूज करेंगे इक्वलेंस पॉइंट। प्रैक्टिकल में क्या होते हैं ये दोनों वहां पे बताए जाएंगे आपको, एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट। लिखें, इट इज द पॉइंट एट विच reaction is completed or equivalent of oxidizing agent equal to equivalent of reducing agent in a redox reaction। एक redox reaction में equivalent of reducing agent और equivalent of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। मतलब रिएक्शन आपका खत्म हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, उस टाइप के उसको हम बोलते हैं। ठीक, ये। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने पढ़ ही लिया। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए K2, क्वेश्चन है K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 फॉर्म K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस। ये आया, और इसका बोला गया कि इसका आपने 100 ml और 0.1 मोलर लिया है। इसका बोला गया कि 100 ml लिया है और 100 ml x मोलर लिया है। क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x if K2Cr2O7 is completely consumed। रिएक्शन आपको दी गई है और बोला K2Cr2O7 completely कंज्यूम हो गया, मतलब एंड पॉइंट आ गया भाई। ठीक, क्या हो गया, एंड पॉइंट आ गया। अब इस रिएक्शन को करने के, आप क्वेश्चन करने के दो तरीके, क्या भाई, आप इसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, यहां से मोल निकाल लीजिए और फिर कोफिशिएंट के हिसाब से बता दीजिए कि इसके कितने मोल से कितने मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, when K2Cr2O7 is completely consumed, यदि completely consumed हो गया, then equivalence of K2Cr2O7, भाई जो completely consumed हो गया वो क्या लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा, इक्वलेंट ऑफ FeSO4, उसके इक्वलेंट के बराबर रहा होगा। पक्का यही बात है। ठीक है, इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ FeSO4, बाकी को तो अपने को देखना ही नहीं है। ठीक, इक्वलेंट कैसे निकालोगे, यहां से मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, याद हो एक वहां पे नॉर्मेलिटी में नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट होता था, नंबर ऑफ इक्वलेंट। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यार इसको नीचे ले जाओ, वही तो था। ठीक है, और नॉर्मेलिटी कैसे निकालते थे, नॉर्मेलिटी निकालते थे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आपको नॉर्मेलिटी चाहिएगी, यहाँ पे क्या चाहिएगी, आपको नॉर्मेलिटी चाहिए। ठीक है, तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर निकाल देंगे। मोलैरिटी है आपके पास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में है, मिली ml में है, ml में है, ये भी ml। तो अब इक्विवेलेंट निकालने के बजाय क्या करें जी, मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर लीजिए, इधर भी मिली तो इधर भी मिली, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले इसका 100 मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, 0.1 इंटू इसका इनफैक्टर n1 मान लेते हैं, इक्वल टू 100 मिली में पुट करेंगे x जो दिया है, और n1 और n2 रिएक्शन बेस्ड होते हैं, हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 है, यहाँ पे आप देखोगे क्रोमियम का +3 है। एक क्रोमियम +6 से +3 कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3। क्रोमियम 2 क्रोमियम कितना लेंगे, 6, तो n1 की वैल्यू 6 आ गई। FeSO4 में Fe+2 में है और इधर आप देखोगे Fe+3 में। एक आयरन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
सॉरी एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक Fe कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इसका, ये वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। पुट किया 100 इंटू 0.1 इंटू 6 इक्वल टू 100 इंटू x इंटू 1। यहाँ से आप सोल्व करोगे और आपका x की वैल्यू आएगी 0.6 मोलर, मतलब 0.6। तो इस तरीके से अपना मोलैरिटी निकालते हैं। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। आप इसको बैलेंस करते कितना टाइम लगता, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब भी बोलेगा कि रिएक्शन इज कम्प्लीटली वन रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, उसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके इक्विवेलेंट जितने हैं तो दूसरे के भी इक्विवेलेंट क्या है उतने ही लगे होंगे, ये है, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट में हम ऐसे नहीं लगा सकते। मोल कॉन्सेप्ट में अपने को कोफिशिएंट चाहिए प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन करके, तो वो स्टेप जो है आपका बच जाता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, ठीक। आपको वो इक्विवेलेंट कैसे दे सकता है, आपको मोल और एन फैक्टर दे सकता है, आपको मोलैरिटी दे सकता है, वहां से एन फैक्टर आप निकालोगे, वो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालने के सारे तरीके आपको बताए हुए हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी इस टाइप जो क्वेश्चन है उनके अंदर, ठीक। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखें मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग convert into metal oxide, convert into metal oxide and mass is reduced to 60% of its original mass, reduced to 60% of its original mass, the equivalent mass of the metal is, the equivalent mass of the metal is, ठीक। आपको कोई भी मेटल दिया हुआ, हमें आइडिया है नहीं तो हम उसको प्लस एक्स चार्ज मान लेते हैं, और कार्बोनेट को तुम जानते हो कि कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। आप इसको लिखोगे तो ये आपका MCO3 2 हो, यहाँ ये 2 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका नंबर इधर आता है, इसका नंबर इधर आता है। अब ये बोल रहा है इसको हीट किया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया M2O के अंदर, M2O, ठीक है, और प्लस M2OX प्लस यहाँ से XCO2, ये बन गया होगा, ठीक है। अब यदि इसका 100 ग्राम है, ये बोल रहा है इसका यदि 100 ग्राम होगा तो ये सिर्फ 60 ग्राम ही बना, क्या बना है 60 ग्राम। आप इसमें मोल कंसेप्ट लगाओगे, खुद लगा के देखोगे। हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है जितना इक्विवेलेंट यहाँ था, इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3X इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M2X, जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना इक्विवेलेंट इसका होगा, ये गारंटी है, ठीक। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल दोगे आप, ठीक भाई, इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है, इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ M2CO3X, इक्विवेलेंट मास ऑफ M जो कि चाहिए था, प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, निकाल के देखोगे 60/2 30 आ जाएगा, ठीक। इधर से इक्विवेलेंट मास ऑफ M2OX, M2OX कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ X, X का कितना होगा 8, ठीक। यह इक्विवेलेंट निकालता हूं, कैसे निकालते हैं भाई, इक्विवेलेंट 100 मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M, ठीक है, M मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, प्लस 30 इक्वल टू, जितने इक्विवेलेंट इधर होंगे उतने इक्विवेलेंट इधर होंगे, इसके इक्विवेलेंट निकालता हूं, कितना देर का 60 डिवाइड बाई M प्लस 8, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर से इसको इधर से, क्या आ जाएगा आपका 10M प्लस 80 इक्वल टू 6M प्लस 180, इधर आपका आ जाएगा 4M इज इक्वल टू 100, M इज इक्वल टू 25। M क्या है तुम्हारा, M यहां से तुम बताओगे क्या है, इक्विवेलेंट मास। ये हमने इस तरीके से निकाला। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि x की क्या वैल्यू होगी, किस तरह निकालेंगे वो तुम खुद सोचोगे, और इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है, ठीक। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, a quantity of 0.298 gram of the chloride of metal produce 0.348 gram of the sulfate of the same metal. The equivalent weight of the metal is,
बोल रहा कोई मेटल या क्लोराइड था, मान लेते हैं m प्लस एक्स Cl माइनस रहा होगा, और फिर बोल रहा वो m प्लस एक्स SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, कोई रिएक्शन हुई होगी, मतलब MClX कोई रिएक्शन करवाई होगी और किस में कन्वर्ट हो गया होगा, M2SO4X में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक, इसका भी यहाँ पे मास दिया गया है कि ये आपका 0.98 है और ये आपका 0.348 ग्राम है। अब देखिए अपने को एक बात पता है, जितना इक्विवेलेंट यहाँ होगा उतना इक्विवेलेंट यहाँ होगा। क्यों? इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी तो बोलता है। ठीक, इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? 0.298 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MClX इक्वल टू 0.348 मास। ठीक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX। ठीक, डिवाइड बाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2SO4, ये होगा। यहाँ से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक, इधर निकाल रहे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl ऐसे निकालते हैं भाई। M का मान लेते हैं, M ही मान लेते हैं, मेटल का कोई भी M रहा होगा, और Cl का क्या मानते हो, 35.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2SO4 क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट M का तो ये हो गया, SO4 का, SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव का तुम निकाल के देखो कितना आएगा, 48। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 0.298 डिवाइडेड बाई M प्लस 35.5 इक्वल टू 0.348 डिवाइड बाई M प्लस 48। ठीक है, इसके पॉइंट से पॉइंट हटाया जा सकता है और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल लोगे। आगे कैलकुलेशन बचा है वो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और कभी भी आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म्ड, तो आपको क्लोराइड से सल्फेट बना दिया, ब्रोमाइड बना दिया, आयोडाइड बना दिया, कुछ भी चेंज करे, इक्विवेलेंट सेम रखना है। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास दो चीजों का निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास जैसे मेटल का मान लो M, दूसरे का निकाल दो। कुछ चीजों का आपको याद होगा, कार्बोनेट कैसे निकालते हो, CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, कार्बन का मास जानते हो, ऑक्सीजन का मास जानते हो, डिवाइड कर दो 2 से, n फैक्टर पता है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, इनका मैंने इक्विवेलेंट मास आपको डायरेक्ट निकाल के भी बताया था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और थोड़ा देखिए अच्छे क्वेश्चन करें तो ये होगा, जैसे एसिड बेस रिएक्शन के अंदर बात करें, एसिड बेस रिएक्शन क्या है, एट न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते थे, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव। यहाँ पे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ही एंड पॉइंट होता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोल दूं या मैं एंड पॉइंट बोल दूं एसिड बेस रिएक्शन का, या मैं इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दूं, इनमें से कोई भी वर्ड आपको यूज करेगा कि इस पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे समझ जाएंगे जितना एसिड का इक्विवेलेंट है उतना ही बेस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये मीनिंग है। या आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, आप मोल कंसेप्ट लगाइए, वो थोड़ा लंबा मेथड पड़ेगा। ठीक, लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन, 100 ml of 0.1 molar, 100 ml of 0.1 molar NaOH is completely neutralized. 100 ml of 0.1 molar NaOH is completely neutralized by X ml of 0.025 molar H2SO4 is completely neutralized by X ml of 0.25 molar H2SO4. Find the value of X. न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जैसे ही वर्ड यूज किया न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, न्यूट्रलाइजेशन इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट और उसका इक्विवेलेंट इक्वल होगा, उसका मतलब
equivalent of NaOH is equal to equivalent of H2SO4. Equivalent of NaOH is equal to equivalent of H2SO4. ठीक है, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट या तो मिली इक्विवेलेंट, इधर मिली लोगे तो इधर मिली लोगे आप, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालने का आपको तरीका बता दिया, कैसे? मोल्स इनटू एन फैक्टर, दूसरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तीसरा मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इस क्वेश्चन में आप कौन सा लगाओगे? आपको मोलैरिटी दे रखी, वॉल्यूम दे रखा, यहाँ से क्या निकाल दो? नॉर्मेलिटी, ठीक है। मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अब भाई नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी दे रखी है नहीं, 0.1 इनटू एन फैक्टर कितना होता है NaOH का? 1। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मेलिटी बन गया, इनटू मिली ले लेते हैं तो इधर मिली लोगे तो इधर भी मिली लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका कितना है? इसका 0.025। एन फैक्टर कितना होता है इसका? H2SO4 2। XML दे रखा तो x ले लेते हैं, यहां से ये आपका आ गया 10 और यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.05 x आ जाएगा। x की वैल्यू यहां से 0.050, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ऊपर 1000 करके कैंसिल आउट करके ये आपका 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। कैलकुलेशन आप फिर भी चेक भी कर ले, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा बेस लेवल पे छोड़ दिया जाता है कि तुम खुद कर लो। तो इक्विवेलेंस पॉइंट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो होता क्या? न्यूट्रलाइजेशन पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मान लिया 2 एसिड मिक्स कर रखे हो तो क्या बोलोगे? तो टोटल एसिड का इक्विवेलेंट टोटल बेस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो देखें, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, देखें 100 ml 0.1 मोलर NaOH and 100 ml 0.5 molar calcium hydroxide is completely neutralized by x ml of 1 molar H2SO4। 1 molar H2SO4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोल रहा है इतना बेस था, इतना तो जानते हो किसी भी बच्चे की, ये बेस है, ये भी बेस है और ये आपका एसिड है। इसका एन फैक्टर भी जानते हो 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है और इसका भी एन फैक्टर कितना है? 2 है। अब आपको बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? इनके टोटल बेस का टोटल जो इक्विवेलेंट है वो इस एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2 दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। 2 एसिड होते, दोनों एसिड का इकट्ठा लिख देते, बेस का इकट्ठा लिख दिए, ठीक। यहां से देखिए इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकालोगे भाई? आपको मोलैरिटी दे रखी तो इसको नॉर्मेलिटी में बदल लीजिए। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस इसके लिए कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू इसके लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4। नॉर्मेलिटी तो कोई बड़ी चीज नहीं होती, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। सब कुछ मिली में कर दो, मिली में करो तो पूरे को मिली में करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है? 0.1, एन फैक्टर 1 इंटू 100। देखते रहे बिल्कुल अच्छे से। नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है भाई? नॉर्मेलिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलैरिटी दे रखा है, ठीक। मोलैरिटी 0.5, कोई बात, एन फैक्टर 2 है अपने को पता है, इक्वल टू 100। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी 1 दे रखा है, एन फैक्टर 2 है, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? x ml। इधर से निकाला क्या आ जाएगा आपका? 10। यहां से निकाला क्या आ जाएगा? 100 इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स। यहां से आप सोल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। तो 55 ml of 1 molar H2SO4 completely neutralize the both NaOH and calcium hydroxide। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ नहीं, आपको इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट इक्वल कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल of NaOH, 1 मोल of calcium hydroxide
1 मोल 2 ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ NaCl is completely neutralized by 100 ml of x molar HCl. Find the value of x. Find the value of x. क्या बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ NaOH बेस है, ठीक है भाई, और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1, ये बेस है, इसका एन फैक्टर 2, ये तो क्या है, ये तो खुद ही न्यूट्रल है, इसको क्या न्यूट्रलाइज करेगा भाई, एसिड किससे रिएक्ट, बेस से रिएक्ट कर रहा होगा, NaCl से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, ये लिख जरूर दिया नो रिएक्शन, समझ जाओ इसको, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं है, तो ये बेवजह से देर का, ठीक, देखते हैं आगे, ठीक है, क्या कर दो, आप कर दो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ये NaCl क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको न्यूट्रल नहीं कर रहा, ये रिएक्शन में आ ही नहीं रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि NaCl को HCl क्यों रिएक्ट करेगा, ठीक, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से कितना इक्विवेलेंट होगा भाई, इस बार देखना मोल दिए हुए हैं और एन फैक्टर आपको पता है, इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, मिली इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, यहां से आप देखोगे 2 इंटू मोल एन फैक्टर कितना 1, इसका कितना मोल दे रखा है 1, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, ये तो हो गया आपका बेस का इक्विवेलेंट, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है, इसको पहले लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इधर इक्विवेलेंट ले लो तो इधर भी इक्विवेलेंट लो, मिली इक्विवेलेंट से काम नहीं चलने वाला, मोलैरिटी x इंटू एन फैक्टर 1, ये नॉर्मेलिटी होगी, यहां से सोल्व करोगे 4 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ x, और यहां से सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपका 40, तो 40 मोलर HCl लेना पड़ेगा आपको यदि इसको न्यूट्रलाइज कराना है तो, ठीक, इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है, आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ भी रहा होगा, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं तो यही सेम क्वेश्चन आपका 5 मिनट में होता है, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $100 ml of 1 molar KOH and 50 ml of 1 molar calcium hydroxide is completely neutralized by 210 ml of 1 molar HCl, then find the purity of the HCl sample, आपको HCl दे रखा है, एक HCl सैंपल ने क्या, इसमें 100% HCl है ये नहीं आइडिया, आपको देखना है HCl कितना है, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर हो क्या है, न्यूट्रल हुआ है तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2, बेस के ऐड करती है, इक्वल टू 2 होते तो उसका भी करते इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट ऑफ के मिली इक्विवेलेंट में कर लेते हैं सारा काम, ठीक है, कितना भाई 100, वॉल्यूम दे दिया, मोलैरिटी 1 एन फैक्टर 1 प्लस मोलैरिटी 1 एन फैक्टर 2, ये 50 इक्वल टू, ठीक, निकाल लेते हैं कि कितना मोलर रहा होगा, प्योरिटी निकालने अपने को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना इक्विवेलेंट चाहिएगा, यहां से हमने देखा 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपको चाहिए, ठीक है, आपको कितना दे रखा है 210 ml ऑफ 1 मोलर HCl, ठीक है, जो आपको इक्विवेलेंट दिया गया है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl सैंपल, HCl जो सैंपल है उसका इक्विवेलेंट हम देखें 210 इंटू 1 मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक, कितना 210, आपको 210 दिया हुआ है और एक्चुअल में तो 200 से तो काम चल जा रहा है, तो वो बोल रहा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया, एक्स्ट्रा नहीं आया है, तो इसका मतलब ये प्योर नहीं है, प्योर होता तो 200 से काम चल जाता, 210 तो आपने जो लिया है वो क्या है, मतलब प्योर नहीं है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइड बाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ सैंपल, भाई सैंपल के कितने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो,
कितने HCl में कितने मिली इक्विवेलेंट है 200 ही इसमें HCl के 210 में से 200 HCl है 10 क्या 10 को इम्प्योरिटी है डिवाइड बाई टोटल इनटू परसेंटेज ठीक है कैंसिल आउट कर देना यहां से आप निकाल दोगे 2000 डिवाइड बाई 21 तो ये आपका 99% या 98% के आसपास इसकी प्योरिटी आ जाएगी वो तुम खुद निकाल लोगे ठीक ये इस तरीके से निकाल सकते हैं कई बार ऐसा भी हो जाता है जो आपका एसिड है या बेस है उसके बाद वो बच जाएगा उसे फिर आगे रिएक्शन करानी पड़ेगी तो इस टाइप का उसको हम बैक टाइट्रेशन आगे जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन हम कर लेते हैं टाइट्रेशन का हम वर्ड किए बगैर पूरा टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं जितना टाइट्रेशन में होता है सब कुछ इसके अंदर हमने पढ़ लिया देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml of 2 molar NaOH 100 ml of 2 molar NaOH completely neutralize the 100 ml of 0.5 molar HCl and the remaining NaOH is neutralized by 50 ml of x molar H2SO4 find value of x अब की बात देखिए NaOH है लिए तुमने उसने HCl को तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया उसके बाद बच गया जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन करता है न्यूट्रलाइज इसने किया यहां से बोल रहा है x की वैल्यू बताइए मतलब NaOH कहाँ काम कर रहा है HCl के साथ भी और इसके साथ भी मतलब यहां से बात यह है कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सब कुछ मिली में काम कर देते हैं 100 इंटू मोलैरिटी 2 इंटू एन फैक्टर 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl 100 इंटू 0.5 इंटू 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 50 इंटू मोलैरिटी x इंटू 2 यहां से आप देखोगे ये कितना आ गया 200 इक्वल टू यहां से 50 प्लस 100 ऑफ x यहां से निकालोगे 50 को इधर लेके जाओगे कितना आ गया 150 इज इक्वल टू 100 ऑफ x और यहां से निकालोगे 1.5 x की वैल्यू क्या आ गई 1.5 तो इतना आपको चाहिएगा ठीक है कई बार आपको मोलैरिटी दे देगा तो वॉल्यूम पूछ लेगा वॉल्यूम दे देगा तो मोलैरिटी पूछ लेगा इसी तरीके से आपको अल्टरनेटली ये चीजें पूछी जाती है ठीक ये था आपका एसिड बेस अब मान लिया रेडॉक्स में आ जाए तो रेडॉक्स किस तरीके से करोगे देखते हैं रेडॉक्स को भी इसी के अंदर जो रेडॉक्स का पार्ट है उसको हम करें ये जो हम कर रहे हैं इसी का नाम आगे हम देखेंगे यही टाइट्रेशन है यही वॉल्यूमेट्रिक है बस नाम बदले हुए क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो ठीक देखते हैं जो नेक्स्ट है उसके अंदर आपको दिया गया है K2Cr2O7 प्लस SnSO4 प्लस H2SO4 कोई भी रिएक्शन हुई प्रोडक्ट वो आपको लिख के देगा देखिए 100 ml of 6 molar SnSO4 required 100 ml of x molar K2Cr2O7 till end point in acidic medium ठीक फाइंड द वैल्यू ऑफ x पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पॉइंट तक एसिडिक मीडियम ने इतना अमाउंट उसका लिया एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ उस पॉइंट पे इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट क्या थे बराबर थे एसिडिक मीडियम में पहला क्वेश्चन तो ये था दूसरा क्वेश्चन इफ वी यूज द KMnO4 of same molarity of K2Cr2O7 then find the volume of KMnO4 used till end point if the medium is acidic मीडियम एसिडिक ही है तो क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आया K2Cr2O7 और KMnO4 बड़े इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब भी ये एसिडिक मीडियम में आते हैं तो आपको रिएक्शन पहले भी बता रखा कि याद रखनी है क्रोमियम कहाँ जाएगा Cr+3 में जाएगा ठीक Cr+3 आपको प्रोडक्ट लिख के देगा ठीक है प्रोडक्ट
आपको लिखा मिलेगा प्रोडक्ट की आप टेंशन ना ले, ये आपका SN+4 में जाएगा, ये नहीं लिख के देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको लिखा है, ये आपको दिया जाएगा कि क्या है गिवन, ये मैं बता देता हूँ। ये 12th में तो आपको ये भी नहीं देगा, 12th में जाके आप केमिकल रिएक्शन सीख जाओगे, तब तक मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको दिया गया, ठीक है। तो एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्या हुआ होगा, एट पॉइंट पे इक्वलेंस ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ SnSO4, इक्वलेंट ऑफ SnSO4। ml में देखा तो मिली इक्वलेंट लगा देते, ठीक है। 100 इंटू मोलैरिटी x इंटू n वेक्टर। n वेक्टर क्या होता है, n वेक्टर K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट याद रखेंगे, क्रोमियम +6 से +3 जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं क्रोमियम, कितने क्रोमियम होते हैं K2Cr2O7 में, 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ SnSO4 100 इंटू 6 कितना है, +2 से +4 गया, 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर वही निकालना आना चाहिए, चैप्टर का बेसिक पूरा वही है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे, कैंसिल आउट किया, 100 से 100 2 से 2 तो 6, मतलब K2Cr2O7 कितना था, 6 मोलर K2Cr2O7 चाहिए आपको, पहली बात तो ये थी, ठीक। अब बात आएगी KMnO4, बोल रहा 6 मोलर KMnO4 होता तो कितना वॉल्यूम लग जाता, KMnO4 होता तो कितना वॉल्यूम लग जाता, ये बात है, ठीक है। KMnO4 लग जाएगा तो उसको हम देखते हैं कितना लगेगा, इतना समझ में आ गया होगा कि ये 6 मोलर है। अब जो KMnO4 की रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। KMnO4 काम का क्या है, SnSO4 कन्वर्ट इन एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव लिख दिया, एसिडिक मीडियम फॉर्म SN+4 Mn+2 में जाएगा, ये आपको नहीं बताई जाएगी चीज, Mn+2 वाली, ठीक। कितना मोलर है, 6 मोलर, वॉल्यूम कितना है, YmL मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है 100 ml, कितना 6 मोलर। तो एट एंड पॉइंट जब आया होगा तो क्या हुआ होगा, इक्वलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ SnSO4, इक्वलेंट ऑफ SnSO4, ये रहा होगा, ठीक। अब देखें इसके अंदर इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, मिली इक्वलेंट निकाल लेते हैं, ml में है तो सारी चीजें, ठीक है। कितना है y इंटू कितनी मोलैरिटी 6, n फैक्टर कितना है भाई 5, दूर से दिखना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। इक्वलेंट वेट कितना है, एसिडिक मीडियम में हमेशा 5 रहेगा KMnO4 का, और K2Cr2O7 का +6, कितना वॉल्यूम है 100, मोलैरिटी 6, n फैक्टर 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, 5 से इधर 20 आ जाएगा, y की वैल्यू 40 आ गई, तो 40 ml KMnO4 काम चला देगा, कितना 40 ml। देख लें क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम इसमें शायद नहीं होगी, बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। क्या चीज होती है टाइट्रेशन, देखते हैं, और टाइट्रेशन कितने टाइप का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। टाइट्रेशन क्या चीज है, डेफिनेशन लिखेंगे, ज्यादा काम आती नहीं है डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया इसके लिए करते हैं। टाइट्रेशन तो लिखिए, टाइट्रेशन में इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ concentration, it is the process of measurement of concentration of a solution with the help of known concentration of another solution। किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है किसी दूसरे सॉल्यूशन की हेल्प से, जैसे ये आपका मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक है। ये मान लिया आपको दे रखा है कि ये KMnO4 है, x मोलर है, 100 ml है, और मेरे पास ये एक इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, इसकी सहायता से निकाल रहा हूँ। मान लिया कि कोई भी आपका सॉल्यूशन मान लेता हूँ, फेरस ऑक्सीलेट है, आपको बोला गया है कि इसकी 0.1 मोलर थी और 100 ml है, ये है, ये जिसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, जिसकी हेल्प ले रहे हो आप, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और इसका आप निकाल रहे हो ये अननोन सॉल्यूशन है। इसको क्या बोलेंगे? अननोन सॉल्यूशन। ये है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में दो टाइप के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड, और एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ, मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके रहे हैं और आपने हिस्ट्री पढ़ी हो मेजरमेंट की। जैसे मैं लेंथ की बताता हूँ कि लेंथ को, जैसे ये मीटर जो आया है उससे पहले फीट था, इंच है, सेंटीमीटर, ये कैसे आया? सबसे पहले जो मैं मेजरमेंट की बताऊं, जो किंग होता था, किंग के फीट से लिया जाता था। ठीक है, जो किंग का फुट होगा उससे आपका मेजरमेंट का एक यूनिट बना दी जाती। मान लिया ये यूनिट बना दी कि किंग का जो पैर है उसकी ये है। ठीक, जो किंग का जो फुट है, किंग्स फुट, वो जो आपका है वो तो स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? वो भी प्राइमरी। भाई सबसे पहला ये है जो कुछ असली एक्चुअल है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक, अब इससे भाई मेरे को पता चल गया, इसको मैंने मान लिया कि इसको भाई आप मान लीजिए 1, क्या मान लेना इसको? 1 मीटर मान लो, सेंटीमीटर, जो भी आपको बताया जाएगा कि ये 1 मीटर। फिर मैं क्या करूं, एक छड़ी लेके आता हूं और इतनी लंबी छड़ी को मैं काट देता हूं यहां से। लो भाई, ये क्या है? आपका 1 मीटर। अब इससे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं किंग का फुट हर जगह लेके जाके मेजरमेंट करो। क्या करो, उसके बराबर की लकड़ी बना लो आप। ये है। अब इस छड़ी से अब मेजरमेंट करते जाओगे, मेजरमेंट के तो काम ये आ रहा है, तो ये जो आएगा, ठीक है, मान लिया कोई स्टिक आपने लिया, कोई भी मेटल स्टिक या वुडन स्टिक है, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा? वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड रहेगा। क्या रहेगा? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प लेके सेकेंडरी स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया, मेजर किया गया। टाइम के साथ साथ सेकेंडरी स्टैंडर्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लिया मैं एक स्टिक लेके गया था, हो सकता है टाइम के साथ थोड़ा टूट जाए, ठीक, थोड़ा छोटा हो जाए। जिस तरीके मास मेजरमेंट में भी यही होता है। जैसे 1 kg होता था पहले, देखा 1 kg की जगह तुम नहीं जानते होगे, पहले स्टोन वगैरह यूज कर लेते थे। एक 1 kg कोई प्राइमरी मतलब स्टैंडर्ड था, ठीक, उसको करके बिल्कुल प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक, उसके हिसाब से हमने दूसरे स्टैंडर्ड मान लिया, उनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड मान लिया, स्टोन यूज किया। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ वैल्यू बदलते रहते हैं। जैसे स्टोन आप यूज करोगे, टाइम के साथ साथ वो गिर जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है उससे पहले दोबारा चेक करते हैं क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बच गई। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड तो हमेशा इतना ही रहेगा, ये किंग का फीट है, तो जो किंग का फुट होगा वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमेशा उसकी तो वही लेंथ रहेगी। ठीक है, हाँ, जो उससे लेके गए आप मेटल स्टिक वगैरह, हो सकता है वो थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो सेकेंडरी जब भी उससे मेजरमेंट करने जाओगे पहले देखोगे कितना है, उतना रह गया, उससे कम है, उसका हाफ है, उसका 0.8 टाइम 0.9 टाइम पे। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड is designed with the help of primary standard, and secondary standard change their value due to environmental effects, due to temperature, pressure and many other external factor that changes the value of secondary standard. तो secondary standard के बहुत सारे फैक्टर हैं जो चेंज कर देंगे इसकी वैल्यू। सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, तो इसके अंदर होता क्या है टाइट्रेशन में? एक्चुअल में टाइट्रेशन में जैसे कि मान लिया एक नीचे आपको कंटेनर दिया जाएगा लैब में, जैसे ही तुम जाओगे, अभी तो लैब में जा नहीं रहे हो, ठीक, जैसे कि ये आपका एक कंटेनर है और यहाँ पे तुमने कोई भी एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड ले लिया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी कि 1 मोलर मान जो भी दिया रखा हो आपको 100 ml है, ये आपको पता है। ठीक, एक स्टैंड वगैरह देखा होगा लैब में, इतना तो 9th-10th में जाते ही होंगे। ठीक है, एक स्टैंड लगाया होगा, ये मान लिया स्टैंड लगाया है, ठीक है, और इस पे एक हम ट्यूब लगाते हैं जिनके नाम तुम धीरे धीरे जान जाओगे। ये है ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन, इसे हम निकाल रहे होते हैं। ये है, इसके अंदर अपने को वॉल्यूम तो पता होता है, इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम पता है, यहां से लेके मान लिया यहां तक भर देंगे, वो उसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5, वॉल्यूम अपने को पता है। इसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या है, वो नॉन है, वॉल्यूम नॉन है, और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो आपकी अननोन है। कंसंट्रेशन क्या है आपकी, अननोन है। तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे और इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे। क्या इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे?
तो जैसे चलता जाएगा ड्रॉप वाइज, भाई जैसे मान लिया 50 ml का हो, मैंने भर रखा 50 ml, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4, 5, 6, एक पॉइंट आएगा उसको मैं रोक दूंगा, एंड कर दूंगा इसको, एंड पॉइंट। ठीक, वो एंड पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे जो अंदर है उसके इक्विवेलेंट और नीचे वाले के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। जहां पे आपने एक्सपेरिमेंट को एंड किया है उसको बोलेंगे एंड पॉइंट, या फिर बोलेंगे उसको इक्वलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट क्यों बोलते हैं, इक्वलेंस पॉइंट एंड पॉइंट बोला जाता है प्रैक्टिकल पर्पज में। हम कोई पेन कॉपी नहीं ले रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें कोई दिखेगा कुछ, आगे देखोगे तुम आइडिया होता है, उसे पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पे आके रोक दो, जैसे ही तुम रोकोगे उस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट आप पेज पे निकालते हो, थियोरेटिकल पेपर लेके आपने पेन लिया, पेपर लिया और सोल्व कर दिया। इक्वलेंस पॉइंट का मतलब इसके इक्वलेंस और इसके इक्वलेंस बराबर कर दो, उस पॉइंट को क्या बोलोगे, इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है भाई, आपने कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, मान लिया आपने 50 ml का भरा था और अब भी आपका 47 बचा हुआ है, कितना गया नीचे, 3 ml, तो वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा 3 ml, कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, इस तरीके से आप निकाल दोगे। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन इसको हम बोल रहे हैं। अब बात होती है आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ आपको रोकना है। ठीक है, कहाँ पे आपको ये रोकना है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो लिखिए इंडिकेटर। Indicator are the substance which are used to indicate the end point in an experiment. To indicate the end point in an experiment. एक एक्सपेरिमेंट में एंड पॉइंट कि यहाँ पे आप रिएक्शन को बंद कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। वो कुछ न कुछ हिंट देगा आपको। ठीक, कई बार आपको कलर चेंज करता है। 10th क्लास में आपने देखा हो इंडिकेटर जो आपके होते हैं, इंडिकेटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मेल वाले और एक होते हैं कलर वाले। तो कलर वाले इंडिकेटर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं केमिस्ट्री में, और हम 11th में तो ज्यादातर यही पढ़ते हैं जो आपका इंडिकेटर कलर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कलर चेंज कर देगा। क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। जैसे मान लिया कोई ये सॉल्यूशन है, इसमें कोई इंडिकेटर डाल दिया, वो कलरलेस है, जैसे ही इक्वलेंस, दोनों के इक्वलेंस इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्वलेंट इक्वल होंगे, इक्वलेंट इक्वल ऊपर से ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, मान लिया इसके 10 है, आपने ऊपर से डाला 1 2 3 4, जैसे 10 होगा ये कलर देखा, जैसे कि पिंक कलर का हो गया, एकदम पिंक हुआ, उस पे उसी टाइम आप इसके जो स्टॉपर लगा होता है वो लगा दिया आपने, स्टॉप कर दिया इसको। ठीक, तो वो पॉइंट क्या है, उसको बोलेंगे एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट। तो ये इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपके सब्सटेंस होते हैं जो कलर आपको इंडिकेट करते हैं। कई बार क्या होता है, जो आपने अननोन सोल्यूशन लिया है, ठीक, वो खुद अपने आप में इंडिकेटर होता है। खुद क्या होता है, अपने आप में इंडिकेटर, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। लिखिए व्हेन द अननोन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक्ट एज इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जो KMnO4 होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 क्या होता है, आपका सेल्फ इंडिकेटर होता है KMnO4। इसका जो कलर होता है वो चेंज होता है, ये +7 में इसका कलर अलग है और इसका +2 में जो कलर है वो अलग है। ठीक है, तो हम कलर के बारे में और उसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टाइट्रेंट, टाइट्रेट, ब्यूरेट, पीपेट, ये क्या होती है, ये तुम्हें लैब की चीजें हैं, तुम्हें खुद भी आइडिया हो, या फिर आप लैब बुक नहीं है तो आप वैसे भी 9th-10th में पढ़े होंगे तो इतना तुम्हें आइडिया होगा। टाइट्रेंट और टाइट्रेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपना टाइट्रेशन, फुल फ्लेज्ड लेवल पे, न्यूमेरिकल लेवल पे होगा, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वैसे दोनों टॉपिक बिना नाम से मैं पहले करवा चुका हूं, जो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में वो यही था।